हेलो के राइटर्स, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ जो कि है फोर्स एंड लॉज एंड मोशंस। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम जैसे कि एपीयू, जामिया, पीएचयू, एंट्रेंस एग्जाम, तो भी ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस लेक्चर को मैं एकदम डिटेल में बनाऊंगा। अगर आप लोग किसी स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चैप्टर आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स में ये 3-4 चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फ्रेश ताज़ा तरीन टॉपिक जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आप लोग को फील आएगी इसमें, फिजिक्स एकदम आप लोग फील करोगे इस टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, डायरेक्शन भी होता है जिसके पास, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी की मोशन को चेंज कर सकती है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकती है। अगर बॉडी चल रही है तो उसको रोक सकती है, और रुकी हुई है तो चला सकती है, और उसके शेप को चेंज कर सकती है। जैसे ये हमारे जो है दादाजी, ये इसको धक्का दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये डब्बा आराम से शांति से बैठा हुआ था, लेकिन ये दादाजी ने धक्का देना शुरू किया तो ये डब्बा आगे की तरफ मूव होना शुरू हो गया। और उसके बाद रबर बैंड छोटा सा था, लेकिन हम जब उसको स्ट्रेच करते हैं, जब खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ऐसे आप बैलून ले सकते हो, बैलून को जब आप फोर्स लगाओगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। अब मैं मेरे पीछे लगी बॉल पे कितना भी तेज धक्का दूं तो उसका पोजीशन नहीं चेंज होगा। तो आप क्या बोलोगे? उस पर मैंने फोर्स नहीं लगाया है। ठीक है, अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, मोशन स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन अगर रुकी हुई है, चलने लग रही है, तो आप फोर्स बोलोगे। या चल रही कोई चीज, उस पर फोर्स लगाया, रुक गई, तो उसको फोर्स बोलोगे, या फिर मैं शेप चेंज कर दूं। ठीक है, तो इन सब चीजों को फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन आप पॉज करके चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत काम आने वाली चीज है। अब देखो, फोर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लो ये चिंटू सर, ठीक है, चिंटू ने क्या किया? अपना डुप्लीकेट बना लिया, एक और चिंटू। अब चिंटू इधर से कुछ फोर्स लगा रहा है और ये इधर से फोर्स लगा रहा है। अब दोनों फोर्स बराबर लगा रहे हैं। ठीक है, अभी फोर्स के हम लोग यूनिट नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा है। चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मतलब फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये भी इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इधर से 10 न्यूटन का लगा रहा है, ये इधर से। तो क्या होगी, जो बॉक्स है वही लेगा नहीं अपनी जगह से बराबर। जैसे मान लो ये पेन है मेरे पास, पेन को मैं इधर से भी धक्का दे रहा हूँ, इधर से बराबर स्पेस में कर दे, तो देखो अपने रुका हुआ है, एक ही जगह पे रुका हुआ है ना। तो मतलब अब मैं क्या करता, बस इधर से ही धक्का देता तो ये आगे की तरफ बढ़ने लगता। तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब किसी भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने दे, अगर मोशन में तो मोशन में ही रहने दे, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब आपका जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। इधर से लग रहा है तो मान लो इधर वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हैं तो पॉजिटिव 10 न्यूटन, और इधर से लग रहा है तो इधर को नेगेटिव मान लो तो नेगेटिव 10 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स आएगा जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब इधर की डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, तो जो दूसरी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इधर लगाया फोर्स 10 न्यूटन, इधर से लगाया 10 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। लेकिन अगर यही दोनों मिल करके एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते, ये चिंटू अपना भी इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता और मान लो ये वाला चिंटू भी इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता, तो इसका नेट फोर्स क्या होता है? जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आपने दोनों को पॉजिटिव माना है, तो नेट फोर्स कितना हो जाता है आपका? 20 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, तो नेट फोर्स यहाँ अगर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। क्लियर? इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स जब एक ही तरफ से, ये वाला ये जो फोर्स है वो भी अनबैलेंस है, एक तरफ से 10 न्यूटन 20 न्यूटन लग रहा है, इधर से तो कोई लग ही नहीं रहा है फोर्स। लेकिन ऐसा नहीं कि इधर से नहीं लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अगर इधर से कोई फोर्स नहीं लगता तो ये हवा में उड़ती रहती बॉल, बट इधर से लग रहा है तो उस बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, वो तो दीगर बात है। बट हम इस बार बात क्या कर रहे हैं कि अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स की। जब दो फोर्स किसी भी चीज को मोशन ना करने दे, या अगर मोशन में तो रुकने ना दे, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस। और जब मोशन करने दे या मोशन के लिए जिम्मेदार हो तो वो फोर्स क्या हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, इतनी चीजें आपको अपनी माइंड में बैठा करके रखनी है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, गैलीलियोस लॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, या तो कहीं पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है कि न्यूटन ने दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया, बट ये पूरी तरह से सच नहीं है। सबसे पहले जो इनर्शिया को देखा था वो किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने 3 ऑब्जर्वेशन की थी, केसेस यहाँ पे तीनों दे रखे हैं, एनसीईआरटी में काफी डिटेल में 2 पेज में दिया हुआ है, बट बहुत निगलेक्टेबल है। मतलब बहुत से टीचर्स को टच भी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं अक्सर, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो उनको बताया जाता है कि ये चीजें तीनों केसेस छुड़वा देते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भले ही क्वेश्चन नहीं बनता है, बट हम इनके रिस्पेक्ट में गैलीलियो
की ये चीज जान लेनी चाहिए। और कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपका आ भी जाता है गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके स्कूल में इसको छुड़वा दिया गया है, पढ़ाया गया है। तो क्या किया है, ऐसे एक प्लेन लिया, उसमें एक मार्बल, मार्बल मतलब कंचा, कंचे को ऐसे छोड़ा है तो कंचा क्या हुआ, नीचे तक आया, फिर यहाँ से डायरेक्ट फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। और जितनी हाइट थी नीचे तक यहाँ आया था, उतना ही हाइट ऊपर भी गया। क्लियर है। मान लो यहाँ पे h हाइट तक ऊपर था, इंक्लाइन से h हाइट था, तो ये ऊपर जाएगा तो भी h हाइट पे ही जाकर के रुक जाएगा। ऐसे ही क्या किया उन्होंने, इधर का इंक्लाइन बढ़ाया और इधर का इंक्लाइन कम कर दिया। अभी भी जो कंचा है वो कहाँ, बस h हाइट तक जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। और सेम फिर से किया तो ये नीचे की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन इतना ही डिस्टेंस तय किया, जितना ही h हाइट था उतना ही डिस्टेंस कवर किया। तो गैलीलियो को क्या पता चला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, अब इसमें हमने एक्स्ट्रा फोर्स तो लगाया नहीं, ये मोशन में चलता जा रहा है, फिर आगे और मोशन में हो जा रहा है। इसमें हमने यहाँ पे तो फोर्स दिया, मान लो यहाँ से ग्रेविटी इसको खींच रही थी नीचे, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए तो हमने कोई फोर्स नहीं दिया, इसको कोई फोर्स नहीं दिया ना। यहाँ से भी नीचे तो आने के लिए ग्रेविटी ने इसको मजबूर किया, लेकिन ऊपर तो चढ़ाने के लिए किसी ने नहीं मजबूर किया। तो गैलीलियो ने क्या पता किया कि जो आपका क्या है, एक मार्बल है वो मूव करता ही रहेगा, सेम हाइट पे जा रहा है, मतलब देखो जहां से चला था वहीं सेम हाइट पे जा रहा है, फिर लौट के आएगा सेम हाइट पे। लेकिन ऐसा देखो कुछ देर बाद तो ऐसा होता है कि कंचा रुक जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस पे नहीं लगता तो ये कंचा क्या है, चलता ही जाता है, इधर आता इधर आता इधर आता, बार बार होता है। लेकिन ये रुक क्यों जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, वरना ये चलता ही नहीं। तो गैलीलियो ने क्या बताया कि आपका एक्सटर्नल फोर्स देना ही नहीं पड़ रहा है, एक बार कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रह जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स आपको कुछ लगाना ही नहीं पड़ रहा है, कंचा ऊपर नीचे जा रहा है, बट इसकी स्पीड कम क्यों हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से। अगर आप फ्रिक्शन कम कर दो और स्मूथ बना दो सरफेस को तो और देर तक ही चलेगा, और फ्रिक्शन जीरो कर दो जो कि इम्पॉसिबल है तो ये और ज्यादा तेज चलेगा। एक तो फ्रिक्शन भी लग रहा है और ग्रेविटी भी इसको खींच करके थोड़ा कम करा रही है। तो इससे क्या हुआ, गैलीलियो ने इनर्शिया पहले ही निकाल दिया था। अगर कोई मोशन, बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, तो इसी को तो हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। तो फिर न्यूटन ने बाद में आकर के इसको अच्छे से इस चीज को लिखा सही तरह से। गैलीलियो ने इतना ऑब्जर्वेशन करके चले गए, लेकिन फिर जो न्यूटन आया उसने, मतलब न्यूटन सर आया, उन्होंने ये चीज लिखी। क्या लिखा उन्होंने, गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन से निकाला, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एंड फोर्स एक्ट अपॉन इट। तो क्या बोला न्यूटन ने, न्यूटन ने एक चीज बोली कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वह रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा, और किसी एक डायरेक्शन में मोशन में है तो वो एक डायरेक्शन के मोशन में ही रहेगा। तीन चीजें बताएं, क्या है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन पे रहेगा, और अगर सेम स्पीड से चल रहा है तो सेम स्पीड पे चलेगा, और सेम डायरेक्शन में ही रहेगा जब तक उसको कोई फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो इससे हमारे जो यही इसी जो प्रॉपर्टी है इसकी, ना चलने की या ना आगे बढ़ने की, या फिर मोशन में है तो मोशन में ही रहने की, एक डायरेक्शन में तो एक डायरेक्शन में रहने की, और या फिर अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की, यही सब जो प्रॉपर्टीज है जो इसकी जिद है। इनर्शिया का है एक तरह का जिद है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाह रहा है, जिद्दी है कि मोशन में हम हैं एक बार तो मोशन में ही रहेंगे, हम अपना स्टेट चेंज नहीं करेंगे, हाँ। और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, वो भी अपना स्टेट नहीं चेंज करना चाह रहा है। तो यही जो प्रॉपर्टी होती है इसी को इनर्शिया बोलते हैं। एक डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन में रहना चाह रहा है, यही जो जिद है इनर्शिया का एक तरह की जिद है, हाँ हम जिद्दी हैं। तो वैसे ही इनर्शिया में क्या है, एक तरह की जिद है, जिस चीज में रहना चाह रहे हैं। तो इसी से हमारे तीन टाइप के इनर्शिया का जन्म हुआ। एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीन टाइप की इनर्शिया आपके हैं, जो कि बुक्स में एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है क्लियरली ये चीज, लेकिन रेफरेंस बुक आप कहीं पढ़ोगे या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के पढ़ रहे हो तो आपको ये तीनों चीजें भी पता होना चाहिए। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन टाइप की इनर्शिया होती है, मैं यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूँ। इनर्शिया ऑफ मोशन, चलो एक काम करते हैं, पहले हम फर्स्ट लॉ को समझ लेते हैं फिर इनर्शिया पे आते हैं तब। तो फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, एक डायरेक्शन में तो एक ही डायरेक्शन में रहेगी। न्यूटन ने यही बताया हमें, ठीक है। जब ये चीज बताया तो इससे आपको क्या पता चला, जो ये रुके रहने की जो प्रॉपर्टी है उसी को इनर्शिया बोलते हैं, मैंने आपको बताया। तो इनर्शिया क्या होती है, तीन टाइप की होती है। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यहां मैं लिख देता हूं, मेंशन करना भूल गया मैं, inertia of rest, inertia of motion and inertia of डायरेक्शन। ये तीन चीज की तो जिद करती है, एक तो स्पीड की बात अलग होगी वेलोसिटी की, तो ये तीन चीज की तो जिद करती है मेन रूप से, रेस्ट, इनर्शिया, मोशन, ठीक है। अगर रुके रहने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन की प्रॉपर्टी जो क्या होगी, इनर्शिया ऑफ मोशन, और जो डायरेक्शन की प्रॉपर्टी वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगी। और ये मास पे कैसे डिपेंड करती है, देखो हर एक ऑब्जेक्ट की इनर्शिया अलग अलग होगी। कैसे, अगर मैं इस
ये मेरे पास ईयरबड का डब्बा है, आप इसको TWS बोलते हो या क्या बोलते हो, इसको मुझे हिलाना है, हल्का सा फोर्स दूंगा हिल जाएगा। तो मतलब इसके पास जिद कम थी, ये कम जिद था इसके पास, मतलब कम इनर्शिया थी, ठीक है। अब मुझे ये जो मैं इस बेंच पे बैठा हूँ इसको हिलाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इसके पास इनर्शिया ज्यादा है, इसके पास जिद ज्यादा है, ज्यादा जिद है। क्यों? इन दोनों में अंतर क्या है? इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। तो जिस चीज का मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी, जिसके पास कम होगा मास उसकी इनर्शिया उतनी कम होगी। इससे यही तो पता चल रहा है, जब मास ज्यादा है तो ज्यादा जिद्दी, हम ज्यादा बड़े हैं हम ज्यादा जिद्दी हैं, छोटा बच्चा कम जिद्दी है, ठीक है। ये समझाने का तरीका है। इससे क्या पता चला, आपको कम फोर्स में ये हिल जा रहा है, मतलब ये कम जिद्दी था ना, तो हमने हल्का सा ही फोर्स लगाया ये हिल गया। और इस बेंच को तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। जैसे कोई घर में है, आपने घर में प्लान बना जाने का कहीं बाहर, ठीक है, तो कहीं बाहर जाने का प्लान, हाँ ठीक है, कहीं बाहर जाने का प्लान बना, तो क्या हुआ, आपके पापा ने क्या किया, आपको बोल दिया कि बेटा नहीं जाना है, और आप कम जिद्दी तो आप मान गए, लेकिन आपका जो छोटा भाई वो ज्यादा जिद्दी है, वो नहीं मान रहा है, तो पापा को उसको डांटना पड़ेगा, मतलब ज्यादा इम्पैक्ट के साथ उसको बोलना पड़ेगा। तो ज्यादा जिद्दी है मतलब उसके पास इनर्शिया ज्यादा है, तो उसको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ रही है। इसके पास इनर्शिया कम है तो इसको कम फोर्स की जरूरत पड़ रही है। तो मतलब जिस ऑब्जेक्ट के पास मास ज्यादा होता है उसको इनर्शिया की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसके पास मास कम होता है उसको इनर्शिया की कम जरूरत पड़ती है, मतलब फोर्स की कम जरूरत पड़ती है, सॉरी। जिसके पास मास ज्यादा है उसको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी हिलने के लिए, जिसके पास मास कम है उसको कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसे क्या बोलेंगे, इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया मास पे पूरी तरह डिपेंड करती है, ठीक। ऐसे आप एक एग्जांपल ले लो, इनर्शिया का एग्जांपल था। आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट का पहला एग्जांपल क्या है कि आप किसी कॉइन को एक उसके सरफेस पे रख करके जब गत्ते को आप मारते हो कार्ड को, तो कॉइन अंदर घुस जाता है, क्योंकि कॉइन क्या है, रेस्ट में है आराम से, उसके नीचे से कोई भी चीज मोशन पे निकल जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। अरे हमको थोड़ी अभी किसी ने फोर्स लगाया है हमारे पर, जब हमारे ऊपर फोर्स लगेगा तब हम आगे भागेंगे। तो कॉइन क्या होता है, नीचे ही गिर जाता है, और जो गत्ता है वो आगे चला जाता है, क्योंकि कॉइन क्या है, रेस्ट में है। और एक और आपने रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखा होगा कि जब भी कोई गाड़ी का ब्रेक लगता है, नहीं गाड़ी का ब्रेक नहीं, जब गाड़ी आपकी क्या होती है, मोशन में होती है, जब गाड़ी जब चलना स्टार्ट करती है तो आप क्या हो, बैठे हुए एकदम रेस्ट में बैठे हो, लेकिन जब गाड़ी चलती है तुरंत तो आपको झटका हल्का सा लगता है पीछे की तरफ, लगता है नहीं कि आप रेस्ट में हो और गाड़ी अचानक से चलना शुरू हुई, गाड़ी मोशन में हुई, लेकिन आपकी बॉडी को अभी पता नहीं है कि मोशन में जो होना है, तो आपकी बॉडी क्या रहती है, रेस्ट में बने रहना चाहती है, इसलिए आपको हल्का सा झटका देती है। वो अचानक से चलती है गाड़ी, लेकिन आपकी बॉडी क्या है, उसी जगह पर रुकी हुई, गाड़ी तो आगे जाना चाह रही है, तो आपको झटका हल्का सा फील होता है, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। अब इनर्शिया ऑफ मोशन देखो, कोई गाड़ी है, गाड़ी जब चल रही है, आप लोग मोशन में हो, आपकी बॉडी मोशन में, अब अचानक से क्या हुआ, ब्रेक लगा, बॉडी तो अब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हम मोशन में, तो मोशन में ही रहेंगे, बॉडी ये सोच रही है, लेकिन जब ब्रेक लगा तो क्या हुआ, बस तो रेस्ट में आ गई, लेकिन बॉडी अभी भी मोशन में आगे बढ़ना चाह रही है, इसलिए आपको झटका लगा, ठीक है। और उसके बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी बॉल को आप लुढ़काओ वो सीधे जाती रहेगी जब तक उसमें कोई फोर्स ना लगाओ। आप बदलने के लिए फुटबॉल मैच देखा होगा, बॉल लगाया मारा सीधे सीधे जाती जा रही है जब तक दूसरा प्लेयर आके धक्का नहीं दिया, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी थोड़ा चीज। तो आपको क्या पता चला कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की, ठीक है। ये एक्यूरेट कोई रिलेशन नहीं है, मतलब प्रोपोर्शनल होती है मास के, मास पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है, आज ये पहला चैप्टर था, मतलब पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा इसको लाइट रखेंगे, ज्यादा तेज नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। तो इनर्शिया तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इससे रिलेटेड है कि एक रबर बॉल है और एक स्टोन है, दोनों सेम साइज के, तो इनर्शिया किसके पास ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है जिसका मास ज्यादा है उसकी इनर्शिया भी ज्यादा है। ऐसे ही एक बाईसाइकिल और एक ट्रेन है, किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा। एक 5 रुपी कॉइन है, एक 1 रुपीज कॉइन है, किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, आप बोलोगे 5 रुपी कॉइन का, इसमें ट्रेन की इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा, स्टोन ज्यादा मास होता है स्टोन के पास, स्टोन की ज्यादा इनर्शिया होगी। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज, कितनी बार वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये वेलोसिटी जितनी बार लोग हिट करेंगे उसको उतनी बार वेलोसिटी चेंज होगी। अब एक प्लेयर किक ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, एक प्लेयर ने दूसरे अपने टीम के प्लेयर को दिया बॉल, मान लो प्लेयर ए है, इसने अपने ही किसी प्लेयर को बॉल किक किया, ठीक है। द फुटबॉल टूवर्ड द गोल, गोल की तरफ फेंका। अब गोल पे मान लो दूसरी टीम है, दूसरी टीम को हम नीले कलर से दिखाते हैं, पूरा मैच ही फुटबॉल बना लेंगे। ये सी प्लेयर है, इस गोल की तरफ किया। अब क्या किया, गोलकीपर ने बॉल को रोका, पहले तो रोका और फिर कहाँ भेज दिया, अपने ही टीममेट जो नीले वाले टीममेट थे उसकी तरफ भेज दिया। अब कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई, पहले तो इसने मारा तो एक बार चेंज हुई, फिर इसने बी को दिया तो दूसरी बार चेंज हुई, फिर यहाँ पे जब सी को दिया तो सी ने क्या किया, पहले रोका, यहाँ पे एक बार चेंज हुई है, यहाँ पे फिर सेकंड टाइम चेंज हुई है, फिर सी ने क्या किया, पहले तो रोका है गोल में जाने से, फिर थर्ड टाइम यहाँ चेंज हुई है, फिर मारा तो मतलब फोर्थ टाइम
फिर इसको मारा तो यहाँ मतलब 4 टाइम्स इसकी चेंज हुई। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल में लिखा है। देखिए यहाँ पे यहाँ कहाँ है 4 टाइम। देखिए 4 टाइम चेंज हुई क्योंकि 4 हाथों में गई है। एक बार इससे इसमें इससे इसमें फिर इससे इसमें 5 बार वेलोसिटी बॉल की चेंज हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 4 बार, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ 4 बार चेंज हुई है। हाँ 3, फिर यहाँ पर आई जब तो चौथी बार वेलोसिटी चेंज हो गई थी। तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप उसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। और इसमें एक और क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एजेंट सप्लाइंग फोर्स। कौन सा फोर्स दे रहा है तो आपको पता है, ये वाले केस में ए ने फोर्स दिया है अपने पैर से, इसमें बी ने अपने पैर से दिया है। फिर इसमें क्या किया, गोलकीपर अपने हाथ से बॉल रोका है तो हैंड है सप्लाई, उसका डी ने क्या है पैर से मारा है। तो हर बार आपका हर केस में सप्लाई मिल गया, हैंड और फुट यही सब लिखोगे। ये एक्सप्लेनेशन पूरा है, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के बीच में से, लिख सकते हो। और दूसरा, explain why some leaves get detached from the tree when we vigorously shake the branch। जब हम किसी पेड़ की ब्रांच को हिलाते हैं तो उससे कुछ पत्ते गिर क्यों जाते हैं, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपने ये तो बहुत बार देखा होगा, चार्जर ले आओ सारा। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा कि ब्रांच से पत्ते गिर जाते हैं जब आप उसको हिलाते हो। ठीक है, जब तो क्यों गिरता है, उसका रीजन क्या है कि जब आप पत्ते को हिलाते हो तो क्या होता है कि पेड़ आ जाता है मोशन में, लेकिन पत्ते अभी भी इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसलिए क्या होता है पत्ते नीचे गिर जाते हैं। और जो आप मतलब पत्ते नीचे गिर जाते हैं, पेड़ हिलने लगता है। पेड़ जब मोशन में आया, यहाँ पे पत्ता क्या है रेस्ट में, पेड़ आ गया मोशन में तो पत्ता जस्ट से नीचे गिर जाएगा झट से, तो यही रीजन है। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये तो अभी मैंने आपको समझाया कि जो ब्रेक लगाने पे तुरंत बस रुकते ही लोग आगे की तरफ क्यों गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि जब ब्रेक लगता है आपकी बॉडी, एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। तो आज के टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। सो ये था हमारा पहला पार्ट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, ये पहले पार्ट में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, क्योंकि पार्ट्स में और भी लॉस पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम कोशिश करूंगा कि एक सेशन में जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग कंपटीशन एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।